आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान के कहर से कांप रहे इजरायली मांग रहे रहम की भीख। मीडिया सेंसर के बावजूद पूरी दुनिया में दिख रहा इजरायली तबाही का मंजर। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का इजरायल के खिलाफ मुश्तरका हमलों का आगाज। हाइफा और तेल अवीव में फौजी ठिकानों और सनअती ठिकानों पर हमले। ईरानी मिसाइल ने जुनूबी इजरायल को बनाया निशाना। ईरानी वजीर खारजा यूरोपीय हुक्काम से मिलेंगे। जंग की इतनी बड़ी कीमत चुका रहा इजरायल की रोज 17.32 अरब रुपए खर्च। एमएलए अबू आजमी की नफरतबाजों के खिलाफ बड़ी प्लानिंग। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी पर की कानून की मांग। माइनॉरिटी को कर्नाटक हुकूमत देगी एक और सहूलियत। हाउसिंग स्कीम में बढ़ा दिया रिजर्वेशन। इलेक्शन के पेश नजर बिहार पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी ने बिहार इलेक्शन में कसी कमर। पसमानदा वोट पर नजर बीजेपी ने उठाया जात का मुद्दा। मुसलमानों से जात बताने की बीजेपी ने की अपील। जर्मनी में मुस्लिम मुखालिफ घटनाएं रिकॉर्ड। उरूज सलमानों के खिलाफ जर्मनी में 3000 से ज्यादा वाकयात दर्ज। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान ने इजराइल का 8 दिन में ऐसा बुरा हाल कर दिया कि पूरा इजराइल खंडहर में तब्दील हो गया। इजरायली यहाँ से वहाँ जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं, बंकरों में छिपके बैठ गए हैं और ईरान से माफी मांगते हुए रहम की भीख मांग रहे हैं। ये गौर करने वाली बात यह है कि ये वही इजरायली हैं जिन्हें ऐशो आराम की बेपनाह आदत थी। आज नौबत यह आ गई है कि इजरायली बंकरों में छिपे रहने के लिए मजबूर हैं। ईरान के खतरनाक हमलों के चलते नेतन्याहू ने इजरायलियों को मुल्क तक छोड़ने से मना कर दिया है। सब कुछ ठप पड़ गया है। इजरायल में मच रही तबाही के मंजर भले ही इजरायली और वेस्टर्न मीडिया छुपा रही हो, लेकिन फिर भी लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इजरायल पूरा बर्बाद हो चुका है। साथ ही नेतन्याहू का कुछ नहीं पता कि वो कहां छुपा बैठा है। 70 सालों में इजरायल ने जब से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, तब से इतनी खतरनाक तबाही ना किसी ने की और ना ही किसी ने सोची थी। ऐसा हाल किया है ईरान ने इजरायल का। Iran, we are sorry. We want peace. It was like a big echo and then we heard the boom. It was like a tsunami above us. इजराइल ने जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी तो उसे मालूम नहीं था कि ईरान इजराइल का इतना बुरा हश्र करेगा कि इजरायली लोग ईरान से हमले रोकने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। जो अमेरिका के दम पर पूरी दुनिया का सबसे शातिर, हाईटेक, एडवांस और मजबूत देश होने का दावा करता था, मगर इन 2 सालों में हमास, हिजबुल्लाह समेत तमाम रेजिस्टेंस के लड़ाकों में इजराइल का जो बुरा हाल किया, इसके अलावा अब जो ईरान ने इन 8 दिनों में इजराइल की कमर तोड़ी, उसके बाद इजराइल का सुपर पावर होने का दावा हवा हो चुका है। आज तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों से ऐसे ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं जिसे देखकर दुनिया में इजराइल की जबरदस्त थू-थू और किरकिरी हो रही है। हालांकि इजरायली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया मिलकर ईरान के हमलों से हुई तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना कि हकीकत किसी से नहीं छुपती। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने लगातार इजराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही बर्पा की है। इजरायलियों के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं है। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन आग की तरह इजराइल के सर पर नाच रहे हैं। इजरायली आवाम का ये हाल है कि अपनी जान बचाने के लिए इजरायली मारे मारे फिर रहे हैं। एक वक्त पहले समुद्र के किनारे ऐश करने वाले, एयर कंडीशन कमरों में सुकून की नींद सोने वाले इजरायली सेटलर्स आज बंकरों में सो रहे हैं। इजरायलियों का खुद का पीएम ईरान के डर से कहां छुपा बैठा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसने अपनी आवाम को मुल्क छोड़ने से मना कर दिया है। मुल्क छोड़ने के तमाम रास्ते जैसे एयरपोर्ट, हाइफा पोर्ट, हाईवे सब कुछ इजरायली हुकूमत ने बंद कर दिया है। आलम यह है कि ईरान के हमलों के खौफ से इजरायली आवाम का ये हाल है कि वो बुरी तरह मुल्क छोड़ने के लिए छटपटा रही है। हालिया दिनों में इजराइल पर ईरान के हमले तेज हुए हैं। बीते रोज ही ईरान ने अपने घातक मिसाइल अटैक के साथ फतह 1 मिसाइल तक इजराइल पर पहली बार लॉन्च कर दी, जिससे इजरायलियों की ऐसी रूह कांपी कि उनके होश उड़ गए। इजरायलियों ने इस ताजे हमले के बाद बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि ईरान ने जैसे कोई एटम बम मार दिया हो या फिर कोई जलजला आया हो। इन सब के बीच इजरायली आवाम नेतन्याहू हुकूमत को कोसने के साथ साथ अमेरिका को भी कोस रहे हैं, जिसने जंग के लिए इजराइल को आगे करके खुद के कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि ईरान की ताकत देखकर अमेरिका की भी हालत खराब हो चुकी है। साथ ही रूस भी ईरान की हिमायत में बीच में कूद गया है।
रूस ने वाज़े तौर पर अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इस जंग में आता है या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ होता है तो ये एशिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए बेहतर है कि अमेरिका इस जंग से दूर रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि ट्रंप ने इस मामले पर गौर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। साथ ही अमेरिका ने कतर से भी अपने तमाम फाइटर जेट्स वापस बुला लिए हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में 5 जून से 19 जून तक तेजी से अमेरिकी फाइटर जेट्स की तादाद कम हुई है और अब सिर्फ 2 या 3 ही जेट्स बचे हैं। 70 सालों में इजराइल ने जब से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है तब से इतनी खतरनाक तबाही का मंजर इजराइल ने कभी नहीं देखा। आज जो इजराइल में आलम है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग दहशत में हैं और ये पूरी दुनिया में एक ताकत ईरान की है जिसने इजराइल को नाको चने चबवा दिए। व्हाइट हाउस का कहना है कि बातचीत के इम्कान की वजह से सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये तय करेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान तनाज़े में शामिल होगा या फिर नहीं। ईरानी ने मिसाइल से जुनूबी इजराइल को बनाया निशाना, जिससे भारी तबाही हुई है। इस वक्त इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। उधर ईरान के वजीर खारजा आज जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के हम मनसबों के साथ तेहरान के जौहरी प्रोग्राम और इजराइल के हमलों को खत्म करने पर बातचीत करने वाले हैं। जुमेरात को ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी नईम कासिम ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के कत्ल की धमकी इलाके के सभी लोगों के खिलाफ एक जारी हथ है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाइफा और तेल अवीव शहरों में फौजी ठिकानों और सनती ठिकानों से जुड़े मराकीज के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके मुश्तरका हमलों का एक नया मरहला शुरू किया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि ड्रोन ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए और खुदकश ड्रोन ने फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। खासतौर से हाइफा और तेल अवीव में फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। फौजी ठिकानों और सनती ठिकानों पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे और बढ़ेंगे। साथ ही ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल पर दागी जा रही मिसाइलों की तस्वीरें भी जारी की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जुमेरात को कहा कि उनके मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने जल्द ही इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने एक तकरीर में कहा कि मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक हमने कब्जे वाले इलाके में हर उस जगह को निशाना बनाया है जिसे हम निशाना बनाना चाहते थे। इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बॉम्ब गिराने का दावा किया है। गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी इजराइल ईरान जंग में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की ये पहली रिपोर्ट आई है। ये इजराइल ईरान जंग में क्लस्टर हथियारों का पहला इस्तेमाल है। क्लस्टर बम एक साथ कई छोटे बमों का ग्रुप्स होते हैं। इजरायली फौज ने 20 जून को दावा किया कि ईरान ने उसके शहरियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मारने के मकसद से इजराइल पर कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल ईरान जंग में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की ये पहली रिपोर्ट है। इजराइल से आ रही न्यूज रिपोर्टों में इजरायली फौज के हवाले से कहा गया है कि इस ईरानी मिसाइल का वॉरहेड लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गया और मध्य इजराइल के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 बम इसमें से गिरे। क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं। ये क्लस्टर बम हवा में खुलता है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसमें से निकले छोटे बम गिरते हैं और ब्लास्ट होते हैं। बमों को एक ही वक्त में कई टारगेट पर हमला करते हुए टैंकों और फौजी हथियारों के साथ साथ फौजियों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि कई बार इसका इस्तेमाल आम शहरियों को भी मार गिराने के लिए किया जाता है। ईरान इजराइल जंग में इजराइल को भारी मुआशी नुकसान हो रहा है, जहां इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। ईरान के साथ चल रहे जंग में इजराइल को भारी इक्तिसादी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर्स की रोजाना $200 मिलियन तक की लागत आ रही है। ये इंटरसेप्टर इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इनके अलावा जंग में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, लड़ाकू जहाज और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी खर्चे को बढ़ा रहा है। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से बड़े नुकसान हुए हैं। मौके से आ रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली शहरों में इमारतें किस तरह तबाह कर दी गई हैं। इजराइल में इसकी मरम्मत की लागत का अंदाजा किया जा रहा है। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और तामीर नौ में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। भारत में अल्लाह के रसूल के खिलाफ हाल ही के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां खुलेआम आज़ादी के नाम पर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की गई। इन घटनाओं से दुनिया भर के मुस्लिम बिरादरी के लोगों को तकलीफ होती है।
इन वाकयात की संजीदगी को देखते हुए सपा एमएलए अबू आजमी ने महाराष्ट्र असेंबली में एक प्राइवेट बिल लाने का ऐलान किया है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोलने वालों पर कार्रवाई का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र असेंबली के आगामी सत्र में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की मांग करेंगे, एक प्राइवेट बिल लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को आजादी देता है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर बैठा शख्स, लेकिन आजादी का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग देवी देवताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान लोगों का अपमान करते हैं। इससे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। कर्नाटक हुकूमत ने माइनॉरिटी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटी बिरादरी को हाउसिंग स्कीमों में मिलने वाले रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है। जुमेरात को कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया की सदारत में कैबिनेट मीटिंग हुई और उसी में ये अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए रियासत के कानून और पार्लिमानी उमूर के वजीर एच.के. पाटिल ने कहा, रियासत भर के शहरी और देहाती इलाकों में आवास महकमा जो मुख्तलिफ मकानात की स्कीमें चला रहे हैं, उनमें अकलियतों के लिए रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया गया है। रियासत में अकलियतों में बेघरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एच.के. पाटिल ने कहा कि रियासती हुकूमत अकलियती बिरादरी की समाजी और माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है और उनके लिए मकान एक बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर तबके को इसका फ़ायदा पहुंचे। पाटिल ने कहा कि आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि अकलियतों में बेघरी की परेशानी ज़्यादा है, इसलिए रिजर्वेशन बढ़ाना ज़रूरी है। आलमी योगा डे पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में योग की मुखालफत करने वालों को नसीहत दी है और खासतौर पर मदरसों में भी योग कराने की बात कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मदरसों में योग डे मनाने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि तामीम मज़ाहिब के लोग आलमी योग डे को शानदार अंदाज में मनाएं। योग सबकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। योग के लिए ज़रूरी नहीं कि पार्कों में जाया जाए या सिर्फ योगा सेंटर में जाकर ही करें, बल्कि अपने घरों में हर रोज़ सुबह उठकर नमाज पढ़ें या फिर योग करें। मौलाना ने कहा ये योग ख्वातीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में कम चलती फिरती हैं। ख्वातीन अक्सर घरों में रहती हैं, इसलिए जो लोग ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। योग ऐसा अमल है जिसको करने से छोटी मोटी बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, जिस्म भी चुस्त और दुरुस्त रहता है। असमोली ब्लॉक इलाके के गांव एचोड़ा कंबोह में एक मेन मार्ग किनारे पर बनी मस्जिद पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि ये मस्जिद राजस्व के कागजों में खलिहान के तौर पर दर्ज जमीन पर बनी हुई है। राजस्व टीम ने तामीर हटाने का नोटिस जारी किया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने अमन और तरीके से खुद गैरकानूनी तामीर को हटाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने जानकारी दी कि जिस जमीन पर यह मस्जिद बनी थी वो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के रूप में दर्ज है। 3 दिन पहले राजस्व विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर जमीन की पैमाइश की थी और उस पर बने ढांचे को गैरकानूनी होने की बात की थी। इसके बाद मस्जिद से जुड़े लोगों को 3 दिन के अंदर ढांचे को हटाने का नोटिस थमा दिया था। नोटिस में था कि या तो मस्जिद को यहां से हटाया जाए या फिर इंतजामिया इसे खुद हटाएगा। मुस्लिम बिरादरी के लोग खुद ही खलिहान की जमीन पर बने इस तामीर को हटाते नजर आए। ना तो कोई मुखालिफत हुई और ना ही इंतजामिया को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। गांव में अमन और भाईचारे का माहौल बना रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मलकियत के तनाजे के बीच उत्तर प्रदेश हुकूमत को संभल में आजाद जन्नत निशा स्कूल को गिराने पर रोक लगाने का हुक्म दिया है। फतह का जश्न मनाते हुए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने स्कूल को कामयाबी से बचा लिया और इस केस में वकीलों, गजाला बानो और मोहिउद्दीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। संभल के आलम सरिया में वाक़ ये स्कूल एक अरसे से तालीमी इदारा है जो सैकड़ों बच्चों को तालीम दे रहा है। तनाज़ा 13 जनवरी 2025 को उस वक्त शुरू हुआ जब डीएम, एसडीएम, पुलिस और मकामी अफसर स्कूल पहुंचे और मिल्कियत पर दावा करते हुए स्कूल के मालिकों को धमकाया। इस तनाज़े में हिंदुत्व तंजीमों का भी दखल बताया गया। इसके बाद स्कूल के मैनेजर मोहम्मद शाहवेज आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि 1979 से वो इस जमीन के असली मालिक हैं। एनजीओ क्लेम की जानिब से जारी एक सिविल सोसाइटी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 2024 के दौरान 3000 से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ वाकयात दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा एनुअल आंकड़ा है।
इस्लामोफोबिया और मुसलमान मुखालिफ नस्ल परस्ती पर नजर रखने वाले इस ग्रुप ने गुज़िश्ता साल 3080 केस दर्ज किए, जो 2023 में 1926 से 60% ज्यादा हैं और 2022 के 898 वाकियात के मुकाबले में भारी इजाफा है। रिपोर्ट में इस तेज बढ़ोतरी की वजह मुसलमान मुखालिफ नस्ल परस्ती और हमास की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बाद की सियासत को बताया गया है। एनालिस्ट और एक्टिविस्ट ने खबरदार किया है कि ये उछाल जर्मन समाज में इंतहा पसंद सोच के खतरनाक तौर पर आम हो जाने की निशानदेही करता है। क्लेम के मुताबिक 2024 में सबसे ज्यादा 1598 वाकियात जवाबी हमले के थे, जो तमाम वाकियात का आधे से ज्यादा हिस्सा है। इम्तियाज और तासुब के वाकियात में 25% का इजाफा हुआ, जबकि 21% वाकियात में बेहुदा सुलूक, सताना या धमकी शामिल थी। ईरान इजराइल जंग के बीच शिया मजहबी रहनुमा मौलाना यासूब अब्बास ने भारत हुकूमत से बड़ी अपील की है। मौलाना यासूब अब्बास ने भारत हुकूमत से गुहार लगाते हुए कहा कि भारत से ईरान और इराक में करबला और दीगर मुकद्दस जगहों की जियारत करने गए भारतीय फंसे हुए हैं। उन्होंने जंग की वजह से फंसे भारतीय शहरियों को तुरंत महफूज वापस बुलाने की अपील की है। शिया मजहबी रहनुमा मौलाना यासूब अब्बास ने भारत हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है। मुहर्रम से पहले जो लोग जियारत करने ईरान गए हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत से गुजारिश की है कि उन सभी जायरीनों को भारत महफूज वापस लाएं, जिससे वो सभी लोग मुहर्रम घर पर मना सकें। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान और इराक एयरपोर्ट बंद होने की वजह से बड़ी तादाद में भारतीय जायरीन फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मसले पर उनकी बातचीत कई मिनिस्ट्रीज में चल रही है, साथ ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी बात की है। मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग पर कहा कि ईरान अकेला इजराइल से लड़ रहा है, उसके साथ कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है। वहीं इजराइल को अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इजराइल को हार मिले और ईरान इस जंग को जीते। साथ ही उन्होंने भारत की जनता से अपील की है कि वो इजराइल प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करे। 2027 के सेंसस में बीजेपी ने मुस्लिम बिरादरी से अपनी ज़ात का जिक्र करने की अपील की है। बीजेपी का मानना है कि इसमें पसमानदा मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। ये अपील पसमानदा मुसलमानों की समाजी माली तरक्की से जुड़ी है, जबकि अपोजिशन इसे एक सियासी चाल करार दे रही है। 2027 के सेंसस को लेकर मुल्क की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अकलियती मोर्चा ने जाति जनगणना की हिमायत करते हुए मुस्लिम समाज से अपील की है कि वो जनगणना में अपनी सही जाति दर्ज कराएं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की जानिब से मुस्लिम मजहब के मानने वालों से इस बार की जनगणना में अपनी जाति बताने की अपील ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अब अपोजिशन इसे सोची समझी सियासी चाल बता रहे हैं। 2027 में होने वाले सेंसस और कास्ट सेंसस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातों को रिझाने की कोशिश शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस जंग में इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। ईरान इजराइल के फौजी ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो वहीं इजराइल तेहरान में मौजूद न्यूक्लियर साइट को लगातार निशाना बना रहा है। इस हिंसा में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान इजराइल हिंसा पर भारत में लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तबका ईरान का पक्ष ले रहा है, तो वहीं एक तबका इजराइल की कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद ने इजराइल को हमलावर करार देते हुए ईरान का सपोर्ट किया है। उन्होंने ईरान को भारत का दोस्त बताया। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने कहा कि ईरान पर जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है और ये बहुत दुखद है। ईरान हमलावर मुल्क नहीं है, लेकिन जब कोई आप पर हमला करेगा तो हर व्यक्ति को अपनी जमीन को बचाने के लिए हमला करने का हक रहता है। हमारा दोस्त ईरान है, जिसके साथ हमारी ऐतिहासिक दोस्ती है। हमारे रिश्ते ईरान के साथ ही हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।